वी स्टार्ट विथ इंड एज 33 अर्निंग्स पर शेयर, ये नहीं किया ना हमने? इंड एज 33 से चालू करते हैं, अर्निंग्स पर शेयर। इसमें पूरा स्टैंडर्ड में खाली एक छोटा कॉन्सेप्ट है विच कम्स फ्रॉम 109 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, वो अपना सबका हुआ नहीं है, बट वो कॉन्सेप्ट ऐसा है कि वो इट इज़ सिंपल इनफ, मतलब मैं आपको समझा के अपन ये स्टैंडर्ड में आगे बढ़ सकते हैं। फॉर दैट वन स्मॉल कॉम्पोनेंट ऑफ दिस स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्ड को रोकना नहीं था मेरे को, बिकॉज अदरवाइज इट्स अ वेरी इंडिपेंडेंट स्टैंडर्ड। ईपीएस अपने को एएस लेवल पे भी था, AS20 ईपीएस करके, ये वैसे तो मेजरली सेम ही है, ठीक है। सो विल डू अर्निंग्स पर शेयर। अच्छा, दिस इज ऑल्सो अ कैटेगरी ऑफ स्टैंडर्ड्स विच फॉल्स अंडर डिस्क्लोजर बेस्ड स्टैंडर्ड्स। मतलब इसका क्या मतलब होता है, इसका क्या फीचर होगा, ये स्टैंडर्ड आपको क्या नहीं बताएगा, लाइक मोस्ट अदर स्टैंडर्ड्स डू। ये कोई अकाउंटिंग नहीं बताएगा, देयर विल बी नो जर्नल एंट्री इन्वॉल्व, या कोई बैलेंस शीट आइटम को जाके चेंज नहीं करेगा, किधर भी पीएनएल में नहीं दिखेगा एटसेट्रा, ठीक है। पीएनएल में दिखेगा बट एज अ डिस्क्लोजर, ईपीएस नीचे आता है, ठीक है। सो ये कैलकुलेशन या इस स्टैंडर्ड के अंदर जाके अपन जो भी करेंगे, यू नेवर नीड टू वरी अबाउट अरे बट फिर शेयर कैपिटल तो ऐसा दिखेगा, नो, इट डज नॉट चेंज एनीथिंग इन अकाउंटिंग, इट इज जस्ट अ डिस्क्लोजर, ठीक है। इट्स जस्ट अ रफ कैलकुलेशन। सो ईपीएस में आप प्रॉफिट में से कुछ माइनस करते हो, कुछ ऐड करते हो, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट हाउ दैट विल अपीयर इन द फाइनेंशियल्स, ठीक है। तो ईपीएस से चालू करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव? ये स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव है टू प्रिस्क्राइब प्रिंसिपल्स टू डिटरमाइन एंड प्रेजेंट ईपीएस। बेसिकली ईपीएस का कैलकुलेशन एंड प्रेजेंटेशन बताना इसका ऑब्जेक्टिव है, टू डिटरमाइन प्रिंसिपल्स फॉर कैलकुलेशन एंड प्रेजेंटेशन। ये दो एस्पेक्ट के ऊपर है स्टैंडर्ड, कैलकुलेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ ईपीएस। दूसरा, टू फैसिलिटेट कंपैरिजन, ये स्टैंडर्ड आपका कंपैरिजन का भी ऑब्जेक्टिव है इसका, बिटवीन क्या दो टाइप के कंपैरिजन एनेबल करते हैं ईपीएस। आप दो ईपीएस कब कंपेयर करते हो, क्या सिनेरियोज में? नहीं, कंपैरिजन मतलब मैं ईपीएस देख के परफॉर्मेंस जज करने ट्राई करता हूँ, ये वो टाइप का नंबर होता है जिससे मैं परफॉर्मेंस जज करता हूँ। तो मैं ईपीएस कंपेयर करने में कैसे यूज करता हूँ? एक तो ओके, लास्ट ईयर और करंट ईयर का यूज होता है, बराबर है। सो यू कैन कॉल इट टू बिटवीन डिफरेंट रिपोर्टिंग पीरियड्स, डिफरेंट रिपोर्टिंग पीरियड्स फॉर सेम एंटिटी। एंड और कैसे कंपेयर करते हो? यस, बेसिकली आप या तो खुद का ही करंट ईयर प्रीवियस ईयर कंपेयर करो, या तो करंट ईयर को कांस्टेंट रखते हुए दो एंटिटीज का कंपेयर करो। बिटवीन, दूसरा ऑप्शन है बिटवीन डिफरेंट एंटिटीज, डिफरेंट रिपोर्टिंग एंटिटीज इस बार, फॉर द सेम एंटिटी की जगह फॉर द सेम पीरियड। अब आप ईयर कांस्टेंट रखो और दो एंटिटीज का ईपीएस कंपेयर करो, ऐसा कंपैरिजन फैसिलिटेट करता है ये। इसमें एक छोटा सा लिमिटेशन के बारे में भी स्टैंडर्ड वार्न करता है, लिमिटेशन ऑफ ईपीएस, ठीक है, कि तुम बोलते रहे हो कि तुमको कंपैरिजन करने का है, ठीक है, बट ईपीएस माइट नॉट बी कंपेरेबल। क्या रीजन है? क्या लगता है ईपीएस क्यों कंपेरेबल नहीं रहेगा? देयर आर टू आइडेंटिकल कंपनीज, ठीक है, एकदम सब कुछ रिसोर्सेज सेम है, इंडस्ट्री सेम है, जो सेम हो सकता है सब सेम है, फिर भी उसका ईपीएस क्यों कंपेरेबल नहीं रहेगा? ऐसा क्यों वार्न कर रहे हैं लोग?
रहना ही चाहिए ईपीएस कंपेरेबल। शेयर्स का फेस वैल्यू अलग अलग, नंबर ऑफ शेयर्स। फेयर इनफ, हाँ आपका फेयर्स का फेस वैल्यू एक अलग हो सकता है, बट नहीं ये लोग वैसा रीजन नहीं कर रहे। ये अरिथमेटिकल रीजन हो गया, आई अग्री कि इससे भी आपका ईपीएस शायद कंपेरेबल ना बने। बट मैं ऐसा बोलने ट्राई कर रहा हूँ, समझ दो कंपनी है, एक का शेयर का फेस वैल्यू 10 है, एक का 5 है, ठीक है। हाउएवर एज लॉन्ग एज दोनों का शेयर का मार्केट वैल्यू सेम है, ईपीएस मेरे को क्या बताएगा कि अगर मैं 100 रुपये इस कंपनी में इन्वेस्ट करूंगा तो दोनों ईपीएस मेरे को 5-5 रुपये दे रहे हैं। या फिर समझ ऐसा समझ कि अगर दोनों का फेस वैल्यू इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ देयर मार्केट वैल्यू, एक का 10 है एक का 100 है, तो मैं कंपेयर ऐसे कर पाऊंगा कि मैं इसका 10 शेयर खरीदूंगा और इसका 1 शेयर खरीदूंगा तो मेरा ईपीएस सेम आ रहा है क्या, मतलब मेरा कंपेरेबिलिटी एंश्योर्ड है। और क्या रीजन हो सकता है, चलो तुमने डिनोमिनेटर का बात किया, नंबर ऑफ शेयर्स के ऊपर कुछ हो सकता है, तो वो अपन ने बोला नहीं उससे फर्क नहीं पड़ रहा है, कंपेरेबिलिटी मेंटेन हो रहा है। न्यूमरेटर में कुछ झोल हो सकता है क्या, आइडेंटिकल कंपनीज सब कुछ सेम है, डायरेक्टर्स भी सेम क्वालिफिकेशन के हैं, रिसोर्सेज अवेलेबल सेम है, कैपिटल अमाउंट अवेलेबल सेम है, तो फिर ईपीएस क्यों कंपेरेबल नहीं है। तो प्रॉफिट कैलकुलेट करने का तरीका, हाँ कैसे अलग हो सकता है, वाई वुड टू कंपनीज हैव डिफरेंट वेज ऑफ कैलकुलेटिंग नेट प्रॉफिट। मतलब उनका अकाउंटिंग कुछ अलग हो सकता है। यस, क्या हो सकता है कि ईपीएस एक चीज को नहीं रोक सकता है, दैट आपको इंड एस एज अ होल फॉर समथिंग एज सिंपल एज डेप्रिसिएशन दो मेथड अलाउ करता है एसएलएम डब्ल्यूडीवी, तो डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज कैन हैव इम्पैक्ट ऑन द अर्निंग्स और द न्यूमरेटर विच इज यूज टू कैलकुलेट ईपीएस। तो आइडेंटिकल कंपनीज हैविंग डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज, तो उससे उनका प्रॉफिट अलग हो जाएगा, और ऐसा आपको लगेगा कि अरे एक कंपनी बेटर कर रहा है एक नहीं कर रहा है, जबकि इट इज जस्ट सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। तो ये एक रीजन हो सकता है, तो ईपीएस माइट नॉट बी कंपेरेबल ड्यू टू डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज यूज्ड टू डिटरमाइन अर्निंग्स, जो न्यूमरेटर होता है। लिखा। अच्छा अभी स्कोप, ये स्टैंडर्ड किस किस को अप्लाई करता है, ओके दिस इंड एस अप्लाइज टू, क्या लगता है ईपीएस किसको किसको निकालना पड़ेगा, सबको ही निकालना पड़ेगा, बट फिर भी ये लोग एक सॉर्ट ऑफ एक स्कोप बनाते हैं, इट अप्लाइज टू। अच्छा ईपीएस के लिए क्या होना जरूरी है, बहुत अजीब अजीब बेसिक चीज़ है, बट प्रॉफिट जरूरी नहीं है, प्रॉफिट लॉस मतलब प्रॉफिट या लॉस तो वैसे भी होगा ही, तो तुम्हें स्पेसिफाई, हाँ द कंपनी शुड हैव समथिंग कॉल्ड एज इक्विटी शेयर्स, ईपीएस तभी निकल पाएगा, ठीक है। तो दिस इंड एस अप्लाइज टू इफ यू आर अ कंपनी प्लस यू हैव समथिंग कॉल्ड एज ऑर्डिनरी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स पे ईपीएस नहीं निकलता है, यू शुड हैव समथिंग कॉल्ड एज ऑर्डिनरी शेयर्स, ठीक है। ऑर्डिनरी शेयर्स क्या होता है अपन यहाँ पे नीचे डिफाइन करेंगे, ठीक है, यू शुड हैव ऑर्डिनरी शेयर्स। एंड तीसरा अल्ट्रा ऑब्वियस है बट स्टैंडर्ड फिर भी लिखता है, तुमको इंड एस अप्लाई होना चाहिए। ऐसा क्यों लिखता है स्टैंडर्ड, बिकॉज नॉन इंड एस एंटिटीज को ईपीएस कैसे निकालना है वो ये स्टैंडर्ड नहीं बता पाएगा,
इट इज़ मेड स्पेसिफिकली फॉर इंडियस एंटिटीज बिकॉज ये अर्निंग्स में जो एडजस्टमेंट सजेस्ट करेगा, नंबर ऑफ शेयर्स में जो एडजस्टमेंट सजेस्ट करेगा वो इंडियस रिलेटेड रहेगा. अच्छा हाँ भाई, व्हाट इज एन ऑर्डिनरी शेयर? ऑर्डिनरी शेयर यू कैन अंडरस्टैंड एज इक्विटी शेयर. तो ये जो ऑर्डिनरी शेयर होता है इसका फीचर क्या होता है? कैन आई से इट शुड बी द मोस्ट सबऑर्डिनेट इक्विटी इंस्ट्रूमेंट. मतलब सबसे लास्ट इसका सब कुछ मिलेगा इसको. ठीक है, इसके पहले एवरीबडी एल्स शुड हैव राइट टू गेट पेमेंट एटसेट्रा. सबसे सबऑर्डिनेट इक्विटी इंस्ट्रूमेंट होता है ये. इट हैज द लास्ट राइट टू पार्टिसिपेट इन प्रॉफिट्स. However, there can be more than one class of ordinary shares. अच्छा, नाउ एक कंपनी जो इंडेस में है वो अगर ईपीएस डिस्क्लोज कर रहा है, इट इज कंपलसरी कि वो ईपीएस इंडेस 33 के हिसाब से ही होगा. ठीक है, सो एनी कंपनी दैट डिस्क्लोजेस ईपीएस हैज टू फॉलो इंडेस 33. मतलब आपको बेसिकली कोई और तरीके से ईपीएस निकालने की परमिशन नहीं है. लास्टली, both the separate financial statements and the consol financial statements should have EPS disclosures. ठीक है, अगर आप CFS कंसोल भी बना रहे हो तो दोनों सेपरेट कंसोल, दोनों में EPS डिस्क्लोजर होना चाहिए. ठीक है, दिस वॉज टाइम पास, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप. अब अपन मेन पार्ट पे आते हैं स्टैंडर्ड के. वी कम टू मेजरमेंट. ईपीएस निकालना कैसे. मेजरमेंट में काफ़ी तरीके के ईपीएस आते हैं. फर्स्ट विल स्टार्ट विथ बेसिक ईपीएस. ठीक है, इसको भी डब्बा डालना है, ये बड़ा टॉपिक है ये भी खुद में. बेसिक ईपीएस, okay, what do you think is the formula? प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स. बराबर. तो यहाँ पे वो प्रॉफिट जो सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स का है, प्रॉफिट और लॉस जो भी है एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ, नहीं, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स. ऑर्डिनरी शेयर्स है इक्विटी शेयर्स.
ठीक है, ये है आपका फॉर्मूला। सबसे पहले विल डिस्कस द न्यूमरेटर, ठीक है। इसको प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स बोलते हैं, इसको वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स बोलते हैं। विल फर्स्ट डिस्कस द न्यूमरेटर, प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स कैसे निकाला जाता है। सो बेसिकली ये कौन सा अमाउंट होता है, दिस इज द अमाउंट आफ्टर कंसिडरिंग व्हाट, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉफिट का क्या क्या कर सकते हो आप, अमाउंट आफ्टर कंसिडरिंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, अप्रोप्रिएशन, उनको पे कर दो, उसके लिए साइड में रखो, पेमेंट, जो भी आप बोलो। अच्छा, अमाउंट आफ्टर कंसिडरिंग प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन, अप्रोप्रिएशन, पेमेंट टू हुम, कौन से पेमेंट्स को हटाना है, किसको किए गए पेमेंट्स को हटाना है, यस, टू एवरीवन अदर देन इक्विटी शेयर होल्डर्स, बराबर। अमाउंट आफ्टर कंसिडरिंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, अप्रोप्रिएशन, पेमेंट टू ऑल पार्टिसिपेंट्स other than ordinary shareholders। अच्छा, नाउ वील स्पेसिफिकली टॉक अबाउट प्रेफरेंस शेयर के ऊपर जो एक्सपेंसेस होता है, मतलब नॉर्मली डिविडेंड, उसका आफ्टर टैक्स वाला क्या ट्रीटमेंट होता है। नाउ दिस इज दैट स्मॉल पार्ट विच आई वाज टॉकिंग अबाउट, जो थोड़ा 109 इंड AS से बोरो होता है। सो जनरली डिबेंचर जो होता है, डिबेंचर ये आपके लिए इट इज लाइक अ लाइबिलिटी और पार्ट ऑफ द कैपिटल। डिबेंचर is a liability or part of the capital, generally liability। And what about preference share, it is part of the capital normally। however ind AS जो होता है, ऐसा अपन 109 में जाके सीखेंगे, ind AS जो होता है वो ऐसा नाम पढ़ के क्लासीफाई नहीं करता है तुमको लाइबिलिटी में या इक्विटी में। इक्विटी मतलब पार्ट ऑफ द कैपिटल में, ठीक है। वो तुम्हारी फीचर्स देख के तुमको क्लासीफाई करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ है तो ये प्रेफरेंस है, ठीक है, लेकिन ये रिडीमेबल भी है, इसका डिविडेंड भी क्यूमुलेटिव है, मतलब हर साल देना ही पड़ेगा, वैसा प्रेफरेंस शेयर है। तो अगर ये रिडीमेबल है और इसका डिविडेंड क्यूमुलेटिव है, तो ये किस खुशी में इक्विटी है। आप कैरेक्टरिस्टिक्स देखो ना, इट हैज नो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बीइंग लाइक अ कैपिटल। ये तो प्रॉपर लोन जैसा हो गया, जो रीपे भी करना पड़ेगा और हर साल उस पर डिविडेंड या इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। सो ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स को अपन कहाँ लिखेंगे बैलेंस शीट में, अपन इसको लाइबिलिटी में ही लिखेंगे, ऊपर इक्विटी शेयर कैपिटल या उधर कैपिटल के अंदर नहीं लिखेंगे। दिस इज समथिंग दैट इंड AS डज, समझा आपको। वो सब्सटेंस ओवर फॉर्म अपन बोलते हैं, वैसा ये ट्रूली करता है इंड AS। वो बोलता है उसका नाम भले प्रेफरेंस शेयर रहने दे, मेरे को फर्क नहीं पड़ता है, वो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स से लिटरली लाइबिलिटी जैसा दिख रहा है तो मैं उसको लाइबिलिटी में ही लिखूंगा, ठीक है। कॉन्वर्स एग्जाम्पल, मैंने एक डिबेंचर या फिर डिबेंचर भी जाने दो, मैंने एक लोन लिया है, ठीक है, दिस इज अ परपेचुअल लोन। व्हाट डू यू थिंक अ परपेचुअल लोन मीन्स? वो रिपेएबल ही नहीं है। मैंने उसको एक कंपनी को लोन दे दिया है, वो रिपेएबल ही नहीं है, ठीक है। तो कंपनी बोलता है बहुत बढ़िया बात है, इंटरेस्ट कितना भरना है, वो बोलता है 5%, तुम बोलते हैं ठीक है, और साथ में तुम बोल देता है जब तुम्हारे पास प्रॉफिट्स हो तब भरना, ठीक
ठीक है, वो बोलता है मैं तुमको लोन दे रहा हूँ 1 करोड़ का, ये तुम रख लो, मुझे लौटाई मत, इट इज़ नॉट रिपेएबल, और इस पे जो मैं इंटरेस्ट चाहिए वो तुम तभी देना जब तुम्हारे पास प्रॉफिट्स है, प्रॉफिट्स रहेगा तो मेरे को 5% इंटरेस्ट देना। कैन आई से दिस लुक्स वेरी मच लाइक शेयर कैपिटल एंड डिविडेंड? तो ऐसा लोन, इवन दो उसका नाम लोन है, मैं इसको ऊपर जाके इक्विटी में लिखूंगा। ये ऐसे कैसे क्या दिखता है एक्चुअली, हाउ डज इट गेट प्रेजेंटेड, ये 109 की बात है, बट आपको ये इंफॉर्मेशन मैं बता रहा हूँ कि इंड एस ऐसा करता है, सब्सटेंस ओवर फॉर्म बहुत स्ट्रांगली फॉलो करता है। इससे ईपीएस में क्या इश्यू हो सकता है वो अपन अभी समझने ट्राई कर रहे हैं। अभी प्रेफरेंस शेयर जो है, बेस्ड ऑन द डिस्कशन वी जस्ट हैड नाउ, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के वजह से कहने से आपका प्रेफरेंस शेयर जो है, इट कुड आइदर हैव बीन क्लासिफाइड एज अ लाइबिलिटी, उसको ये लोग फाइनेंशियल लाइबिलिटी बोलते हैं, बट द पॉइंट इज या तो उसको तुमने वो कैरेक्टरिस्टिक्स देख के लाइबिलिटी पकड़ा होगा, या तो उसको तुमने इक्विटी जैसा पकड़ा होगा, दोनों हो सकता है बेस्ड ऑन द डिस्कशन वी जस्ट हैड नाउ। इससे मुझे क्या फर्क पड़ रहा है ईपीएस कैलकुलेशन में? प्रेफरेंस शेयर का जो डिविडेंड है तुम उसको जिधर भी क्लासिफाई करो, फॉर ईपीएस पर्पसेस उसको हटाना ही है ना मुझे। तो प्रेफरेंस शेयर फाइनली जो भी है वो इक्विटी शेयर होल्डर तो नहीं है, तो उसका जो डिविडेंड है, ये प्रॉफिट विच इज रिमेनिंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, वो निकालने के लिए तुम्हें प्रेफरेंस का डिविडेंड तो हटाना ही पड़ेगा, वेदर इट इज क्लासिफाइड एज लाइबिलिटी और इक्विटी, बराबर। तो पॉइंट इज, फिर ये इतना डिस्कशन करके क्या मतलब है, जस्ट जनरली लिख के खत्म करो ना कि प्रेफरेंस शेयर का जो डिविडेंड है वो हटा नहीं है। क्या होगा ना, अगर प्रेफरेंस शेयर को तुमने एज अ लाइबिलिटी क्लासिफाई किया है, तो इज इट सिमिलर टू अ शेयर और डिबेंचर नाउ? अच्छा, तो प्रेफरेंस शेयर का जो डिविडेंड है, अच्छा आई विल राइट ऑल्सो, कैन आई से दिस एसेंशियली बिकम्स लाइक अ डिबेंचर, even though it's a preference share, it becomes essentially like a debenture. Therefore, अच्छा अभी इंडेस देखो कितना ज्यादा स्ट्रांगली सब्सटेंस और फॉर्म फॉलो करता है। डिबेंचर का इंटरेस्ट कहाँ जाता है? पीएनएल में। प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड नॉर्मली कहाँ जाता है? रिजर्व्स में। बट ये प्रेफरेंस शेयर को मैंने क्या क्लासिफाई किया है? लाइबिलिटी। तो ये प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड भी ऑलरेडी पीएनएल में ही एक्सपेंस करके रिकॉर्ड हो गया होगा। इसका नेचर लाइबिलिटी है तो उसका खर्चा भी पीएनएल में बिफोर द प्रॉफिट कैलकुलेशन डिडक्शन में आएगा। समझा आपको? तो यहाँ पे इफ इट इज एसेंशियली लाइक अ डिवेंचर, देयरफॉर ऑल डिविडेंड एटसेट्रा एक्सपेंसेस would already have been debited to PNL। अच्छा, तो अब मैं ईपीएस जब प्रॉफिट से चालू करता हूँ निकालने का ईपीएस के लिए, तो मेरे को कुछ फर्दर एडजस्टमेंट की जरूरत है क्या? नहीं, बिकॉज वो प्रॉफिट जो मैंने लिया है उसमें ऑलरेडी ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड माइनस हो गया रहेगा। समझा आपको? देयरफॉर नो फर्दर एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड। समझा आपको ये क्यों अपन ने क्लासिफाई किया है कि प्रेफरेंस शेयर क्या टाइप का है? अच्छा, इफ द प्रेफरेंस शेयर इज क्लासिफाइड एज इक्विटी, तो बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर इसका फ्लोचार्ट सडनली अलग बन जाएगा। एक तो है डिविडेंड का ट्रीटमेंट क्या है, वो तो अपन सीखेंगे अभी, एंड देयर आर सम अदर एडजस्टमेंट्स। अदर एडजस्टमेंट्स के लिए तुमको जगह नहीं लगेगा, मैं सिर्फ तुमको नाम लिखवाऊंगा, अपन एक्सप्लेनेशन नीचे करेंगे। डिविडेंड ट्रीटमेंट, ठीक है, ये वाला जो डिविडेंड है जिसमें प्रेफरेंस शेयर इक्विटी क्लासिफाई हुआ है, क्या ये ऑलरेडी पीएनएल में चला गया? नहीं, इसको रिजर्व से माइनस किया होगा। मतलब तुम ईपीएस के कैलकुलेशन के लिए जब प्रॉफिट उठा रहे हो, इसमें ये वाला डिविडेंड माइनस अब तक नहीं हुआ है। अगेन डिफरेंस याद रखो, आई एम नॉट सेइंग इसका अकाउंटिंग नहीं हुआ है, उसका अकाउंटिंग हुआ है उस डिविडेंड का, बट आपने प्रॉफिट की जगह कहां पे उसको माइनस किया है? रिजर्व्स में से। तो जब आप ईपीएस का स्टार्टिंग पॉइंट के लिए प्रॉफिट लेते हो, आपको वो मैन्युअली वापस माइनस करना पड़ेगा। समझा आपको मेरा पॉइंट? मैं अकाउंटिंग चेंज करने का बात नहीं कर रहा हूँ, खाली मैं बोल रहा हूँ वो वाला अर्निंग्स पे पहुंचने के लिए जो सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स का है, ये प्रॉफिट डायरेक्टली लेने से काम नहीं चलेगा, इसमें से रिजर्व्स में माइनस किया हुआ प्रेफरेंस डिविडेंड मैन्युअली माइनस करना पड़ेगा। समझा आपको? अब यहाँ पे तकलीफ होता है, इफ इट इज क्लासिफाइड एज इक्विटी
द डिविडेंड कुड बी ऑफ टू टाइप्स, बराबर। क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव। अच्छा, अगर क्यूमुलेटिव डिविडेंड है तो क्या मतलब होता है, आपको याद है? क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। कौन से वाले में? मैं डिविडेंड कैरी फॉरवर्ड लास्ट पे मिलेगा ऐसा नहीं होता है क्यूमुलेटिव का मतलब। हाँ, अक्यूमुलेट होता है अगर क्यों नहीं पे किया होगा। प्रॉफिट यस। अच्छा, अगर प्रॉफिट है तो क्यूमुलेटिव में भरना ही पड़ेगा, बराबर। अगर प्रॉफिट नहीं है तो अक्यूमुलेट होगा, और अगले साल जब प्रॉफिट आएगा तब भरोगे। इन सिंपल वर्ड्स कहना इसे, क्यूमुलेटिव में वेदर देयर इज प्रॉफिट और नॉट, आपका प्रेफरेंस डिविडेंड एवरी ईयर अक्रू हो जाता है। नॉन क्यूमुलेटिव में क्या होता है, प्रॉफिट है तो भरने का, प्रॉफिट है तो भरने का, प्रॉफिट नहीं है तो कैंसिल, भूल जाओ, बराबर। दिस इज द बेनिफिट ऑफ अ नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस है। तो नॉन क्यूमुलेटिव में प्रॉफिट हर साल बाय डिफॉल्ट अक्यूमुलेट होता है क्या? अरे, डिविडेंड हर साल बाय डिफॉल्ट अक्यूमुलेट होता है क्या? नहीं। अगर प्रॉफिट होगा तो ही डिविडेंड का सवाल अराइज होगा। तो यहाँ पे क्यूमुलेटिव वाले केसेस में ईपीएस कैलकुलेशन में विल यू डिडक्ट प्रेफरेंस डिविडेंड एवरी ईयर? क्यूमुलेटिव में for EPS calculation should you deduct preference dividend every year? Yes. whether you have declared or not, आप लोग क्यूमुलेटिव में हमेशा हमेशा प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करोगे, बिकॉज हो सकता है इस साल प्रॉफिट नहीं है करके आपने डिविडेंड डिक्लेयर ना किया हो, बट अगले साल तो वही डिविडेंड दो बार पे करना ही पड़ेगा। तो बेसिकली कहना है इस साल का अर्निंग्स में से वो डिविडेंड ड्यू तो हो गया है, खाली आप भर नहीं पा रहे हो, बराबर है। तो यहाँ पे क्यूमुलेटिव में यू विल डिडक्ट वेदर डिक्लेयर्ड और नॉट, समझा आपको? यू विल डिडक्ट फ्रॉम ईपीएस वाला अर्निंग्स वेदर डिक्लेयर्ड और नॉट, बिकॉज डिविडेंड तो बनता ही है इस बार। हाँ, लेकिन साथ में और एक चीज का क्या ध्यान रखना पड़ेगा, नेक्स्ट ईयर जब आप दो डिविडेंड भरोगे तब कितना कंसिडर करने का? तब फिर से एक ही करने का, बिकॉज आप हर साल में उस टाइम का डिविडेंड माइनस करते जा रहे हो ईपीएस में, समझा आपको? ईयर 1 प्रॉफिट नहीं था, बट ईपीएस के कैलकुलेशन में क्या आपने डिविडेंड अक्रूड करके माइनस किया? यस। ईयर 2 प्रॉफिट है, अब आप एक्चुअली दो बार डिविडेंड भरोगे, बट ईपीएस कैलकुलेशन के लिए यू विल कंसिडर ओनली वन डिविडेंड, समझा आपको? क्यूमुलेटिव में उस साल के सामने उस साल का ही डिविडेंड गिनने का। तो एक क्लैरिफिकेशन लिख देते हैं अपन, यहाँ पे जगह है थोड़ा लिख देते हैं। इफ प्रीवियस ईयर का क्यूमुलेटिव डिविडेंड, if previous year का cumulative dividend is paid in current year, what will you do? You will ignore, बराबर। क्यों? since it is already considered earlier, बराबर। ओके। नॉन क्यूमुलेटिव में आप ईपीएस के कैलकुलेशन में अर्निंग्स में से ये डिविडेंड कब माइनस करोगे? जब पे करेंगे तभी, मतलब जब प्रॉफिट होगा तभी आप माइनस करोगे, बराबर। बिकॉज अगर प्रॉफिट नहीं है और आपने पे नहीं किया तो ये खर्चा आपके लिए है ही नहीं, ना अभी ना फ्यूचर में। तो नॉन क्यूमुलेटिव में यू विल डिडक्ट ओनली व्हेन डिक्लेयर्ड, बराबर। यू विल डिडक्ट ओनली व्हेन डिक्लेयर्ड, ठीक है। ये है पूरा फ्लो चार्ट। अब यहाँ तक लिखो, अदर एडजस्टमेंट्स के लिए थोड़ा जगह छोड़ना, उधर 3 खाली अपने को ऐसा सेंटेंसेस लिखने का है। वी विल नॉट हैव टू एक्सप्लेन इट, एक्सप्लेन नीचे करेंगे इस फ्लो चार्ट में नहीं, बट अदर एडजस्टमेंट करके 3 एडजस्टमेंट का नाम लिखेंगे अपन। चलो पहले बचा हुआ फ्लो चार्ट बनाओ। ऐसा
लिखा। अदर एडजस्टमेंट का खाली नाम लिख लेते। 3 एडजस्टमेंट्स अपने को समझने। मैं डिक्टेट करता हूँ तुमको, तो मोस्टली दिखेगा नहीं। फर्स्ट, इंक्रीजिंग रेट प्रेफरेंस शेयर्स, इंक्रीजिंग रेट प्रेफरेंस शेयर्स। सेकंड, रीपर्चेस, रीपर्चेस। थर्ड, अर्ली कन्वर्जन। चलो, now we'll start with the first one, which is increasing rate preference shares। ठीक है, इंक्रीजिंग रेट प्रेफरेंस क्या शेयर्स का पहली बात मतलब क्या होता है? दे आर प्रेफरेंस शेयर्स विच आर इशूड किस तरीके से? आइदर एट डिस्काउंट प्लस लो इनिशियल डिविडेंड, और एट प्रीमियम with high initial dividend। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये मैंने उल्टा लिखा है क्या? issued at discount and having no low initial dividend, and issued at premium and having high initial dividend। नहीं, बराबर है? कैसे? फेस वैल्यू 100 है और डिस्काउंट मतलब 90 पे दे रहे, तो उसको उसने कम पैसा दिया तो डिविडेंड भी कम ही देंगे। यस, तो बेसिकली व्हेन यू गिव प्रेफरेंस शेयर्स एट डिस्काउंट, इन्वेस्टर को बेनिफिट मिल चुका है, तो आप पहले थोड़ा सा डिविडेंड कम रखोगे तो उनको फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे ही अगर आपने प्रेफरेंस शेयर्स बहुत प्रीमियम पे इशू किया है तो इन्वेस्टर का थोड़ा नुकसान हो चुका है, तो यू विल कॉम्पेंसेट दैट बाय गिविंग देम अ हायर इनिशियल डिविडेंड। तो एक्चुअली अपन ने बराबर ही लिखा है। एंड दिस ऑल्सो टेल्स यू, देखो अपन ईपीएस के एडजस्टमेंट में डिविडेंड तो एडजस्ट करेंगे, बट ये डिस्काउंट प्रीमियम अपन जनरली एडजस्ट नहीं करते प्रेफरेंस शेयर्स पे दिया हुआ, बिकॉज दैट इज नॉट कंसिडर्ड एज एनी पेमेंट मेड टू एनी अदर पार्टिसिपेंट अदर देन इक्विटी शेयर होल्डर्स। लेकिन अगर मेरा इनिशियल डिविडेंड लो है, अगर मेरा इनिशियल डिविडेंड लो है, तो कैन आई से मैं ईपीएस में से कम अमाउंट माइनस करूंगा अर्निंग्स में से, बट इज दैट गिविंग अ ट्रू पिक्चर? दैट इज नॉट गिविंग अ ट्रू पिक्चर, बिकॉज इवन दो मेरा इनिशियल डिविडेंड लो है, it is low because I have given the benefit to the shareholders, preference shareholders by way of discount also। तो can I say to give a true picture, मैं जब EPS के अर्निंग्स में से सिर्फ छोटा छोटा डिविडेंड माइनस कर रहा हूँ, मेरे को ये डिस्काउंट भी माइनस करना चाहिए।
मैं एक्चुअली उनको समझो 5 रुपए का डिविडेंड देना चाहता हूँ, बट मैंने उनको 3 रुपए का ही दिया है। क्यों? बिकॉज 2 रुपए जितना डिस्काउंट मैंने उनको, बेनिफिट मैंने उनको डिस्काउंट के थ्रू दे दिया रहेगा। तो टू करेक्टली रिप्रेजेंट द ईपीएस मेरे को 3 नहीं, मेरे को पूरा 5 रुपए माइनस करना चाहिए अर्निंग्स में से। सो दिस इज व्हाट दैट कॉन्सेप्ट इज अबाउट। समझा आपको? वैसे ही अगर मेरे को इच्छा है कि यार चलो मैं थोड़ा ईपीएस मेरा लो दिखाता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, मैं जबरदस्ती बहुत हेवी डिविडेंड रखूंगा मेरे प्रेफरेंस शेयर्स का, तो मेरा अर्निंग्स में से ये बहुत सारा माइनस हो जाएगा। बट द रीजन इज बिकॉज पहले आपने उनसे नीडलेसली प्रीमियम चार्ज किया। तो अगर आप बहुत हैवी डिविडेंड माइनस कर रहे हो तो वो प्रीमियम भी ऐड बैक करो, बिकॉज उतना बेनिफिट आपने उनसे ले लिया है वापस। तो यू हैव टू एडजस्ट फॉर दिस डिस्काउंट और प्रीमियम अकॉर्डिंगली। समझा आपको? तो यहाँ पे द कॉन्सेप्ट इज दैट सच डिस्काउंट और प्रीमियम एज द केस में बी is also basically dividend only, is also basically dividend, and it is amortized to, ये जो डिस्काउंट प्रीमियम होता है इट इज amortized normally to retained earnings। ये आपको लिखने का जरूरत नहीं है, फिर भी लिख लो। यूजिंग इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, यूजिंग EIR, आप उसको, EIR क्या होता है, नॉट योर कंसर्न राइट नाउ। बेसिकली आप वो डिस्काउंट और प्रीमियम को थोड़ा थोड़ा करके रिटेन्ड अर्निंग्स में ट्रांसफर करते हो। अगेन अगर वो रिटेन्ड अर्निंग्स में ट्रांसफर हो रहा है बट वो PNL में नहीं आया है, मतलब कहना ही से ये डिस्काउंट प्रीमियम वाला पार्ट आपके अर्निंग्स में आपको मैनुअली कंसिडर करना पड़ेगा। सो देयरफॉर यू विल एडजस्ट टू अर्निंग्स। ठीक है, ईपीएस निकाल के लिए आप अर्निंग्स में ये डिस्काउंट या प्रीमियम एडजस्ट करोगे। क्यों? सिंस इट इज ऑल्सो लाइक डिविडेंड बट इट हैज नॉट बीन डेबिटेड टू PNL। वो PNL में आया नहीं है कि आपके अर्निंग्स में ऑलरेडी कंसिडर हो गया, तो आपको मैनुअली वो डिस्काउंट प्रीमियम का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, लिखा? ओके, ये हो गया इंक्रीजिंग रेट प्रेफरेंस शेयर्स। दूसरा रीपर्चेस। अब ये रीपर्चेस क्या होता है, ये आप गेस कर सकते हो ना नाम से, रीपर्चेस क्या होता है? क्या किया आपने प्रेफरेंस शेयर वालों के साथ, क्या किया आपने? उनको बेसिकली उनके शेयर्स उनसे बाई बैक कर लिए बेसिकली, तो उनको रिडीम कर दिया इन अ वे, आपने पैसा जल्दी दे दिया। तो रीपर्चेस में व्हाट इज द रिटर्न टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स क्या कमाता है रीपर्चेस में? इट विल बी द फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, जितने रुपीज में आप बाई बैक कर रहे हो वर्सेस द कैरिंग अमाउंट ऑफ शेयर्स। अच्छा, आपका प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो है वो हो सकता है उसने 120 में खरीदा हो, तो आप अगर 125 पे बायबैक कर रहे हो तो वो बंदा 5 रुपए कमाएगा, आई अग्री। बट मैं कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, आपके लिए आप कितना एक्स्ट्रा रिटर्न दे रहे हो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। उनका प्रेफरेंस शेयर का फेस वैल्यू 100 रुपए था, यू नीड टू हैव पेड देम ओनली 100 रुपीज एज अ ऑब्लिगेशन, बट आपने 125 भरा, तो फ्रॉम योर परस्पेक्टिव यू आर गिविंग अ रिटर्न ऑफ 25 रुपीज टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर। ठीक है, तो ये जो रिटर्न टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, कहना इससे ये जो अमाउंट है ये आपके लिए अगेन इट इज लाइक अ डिविडेंड गिवन टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, डिविडेंड एज इन सम बेनिफिट गिवन टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। इसको भी आप एडजस्ट टू अर्निंग्स करोगे व्हाइल कैलकुलेटिंग ईपीएस। बोलो मत, अपन बार बार ये डिस्कवर करने ट्राई कर रहे हैं कि ईपीएस वाले अर्निंग्स में क्या इंपैक्ट आएगा। ये जो एक्स्ट्रा पैसा उनका जा रहा है ये आपके लिए एक तरीके से दिया हुआ बेनिफिट या डिविडेंड है,
ये ऐसा बेनिफिट, इस टाइप का बेनिफिट पीएनएल में तो जाके डेबिट नहीं होगा, कोई खर्चे जैसा ये रिजर्व्स में रहेगा, तो आपको मैनुअली इसको अर्निंग्स में से माइनस करना पड़ेगा वाइल कैलकुलेटिंग ईपीएस। वैसे ही रिपर्चेज जैसा अर्ली कन्वर्जन, अर्ली कन्वर्जन क्या होता है? व्हाट डू यू डू इन अर्ली कन्वर्जन प्रेफरेंस शेयर कॉन्टेक्स्ट में? टाइम से पहले इक्विटी बना दी। यस, आप उनको वैसे भी इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करने वाले थे, बट अब आपने क्या किया? वही किया, बस 2 साल जल्दी कर लिया, ठीक है। यू कन्वर्टेड देम इनटू इक्विटी शेयर्स अर्लियर देन एंटिसिपेटेड। अच्छा, ऐसा करने पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर खुश होगा कि दुखी होगा? क्यों दुखी होगा? 2 साल का डिविडेंड गया उसका। कॉम्पेंसेट करने के लिए आप क्या करोगे? यू विल गिव देम आइदर मोर शेयर्स और शेयर्स वैल्यूड एट अ हायर अमाउंट, ऐसा कुछ करोगे बेसिकली आप, ठीक है। तो जब अर्ली कन्वर्जन होगा तो दे विल अगेन गेट अ रिटर्न। व्हाट रिटर्न विल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स गेट? इट इज द फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, जो भी आप शेयर्स दे रहे हो उसका जो वैल्यू है, माइनस द फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स which was otherwise going to be issued। बराबर? आपने बोला था भाई एक एक प्रेफरेंस शेयर के सामने में 11 रुपए का शेयर देगा, आपने उनको लेकिन 12 रुपए का कंसिडरेशन दिया। क्यों किया आपने? टू कॉम्पेंसेट फॉर अर्ली कन्वर्जन। तो ये 1 रुपए उनका एक्स्ट्रा रिटर्न है, जिसका अगेन आप क्या करोगे? एडजस्ट टू अर्निंग्स वाइल कैलकुलेटिंग ईपीएस। लिखा? ये अपना ये वाला पार्ट इसके साथ खत्म होता है। कौन सा? ये वाला पार्ट, प्रॉफिट न्यूमरेटर वाला पार्ट खत्म होता है अपना, ठीक है, समझ के। इलस्ट्रेशन 1 एंड 2 देखते हैं उसके ऊपर। ABC issues 9% preference shares of fair value 10 each on 1st April X1. Total value of the issue is 10 lakhs. The shares are issued for 5 years and will be redeemed at the end of the 5th year. Shares are to be redeemed at 11 each. तो ऑलरेडी आपने उनको 11 प्रॉमिस किया हुआ है, ठीक है। अभी क्या हो रहा है? एट द एंड ऑफ द ईयर 3 on 31st March X4, company finds that it has earned good returns than expected and can make the redemption early. To compensate the shareholders for 2 years of dividend that they need to forego, company decided to redeem the shares at 12 instead of 11. Comment on the impact of early conversion of preference shares for the year X3 X4 attributable to ordinary shareholders। ये वो थर्ड वाला है अर्ली कन्वर्जन। आपने उनको 11 प्रॉमिस किया था, 12 देने वाले हो, तो इग्नोर द एप्लीकेबिलिटी। हाँ ठीक है, वो सब इग्नोर करने ही बोल रहे हो वो लोग। अभी यहाँ पे हाउ मेनी शेयर्स आर देयर? 1 लाख। देखो फर्स्ट लाइन में दिया है फेयर वैल्यू ऑफ 10, टोटल वैल्यू ऑफ इश्यूज 10 लाख, मतलब 1 लाख नंबर ऑफ शेयर्स है। लाख नंबर ऑफ शेयर्स पे आप एक्स्ट्रा कितना दे रहे हो? 12 माइनस 11, 1 रुपए दे रहे हो आप एक्चुअली, ठीक है। वो पहला जो 1 रुपी था वो अग्रीड है, वो आपने ऑलरेडी आपके ईपीएस कैलकुलेशन में कंसिडर कर लिया होगा। जो सेकंड वाला 1 रुपी है, 12 माइनस 11 वाला, वो अभी तक आपने एंटिसिपेट नहीं किया था, तो उसको कहीं पे भी रिकॉर्ड या कंसिडर किया नहीं होगा, तो वो वाला 1 लाख आपको अब आपके अर्निंग्स में से माइनस करना पड़ेगा टू कैलकुलेट ईपीएस, ठीक है। लिखो, इलस्ट्रेशन 1 का सिंपल आंसर लिखते हैं। एज पर इंड AS 33, in case of early conversion,
the fair value of consideration the fair value of consideration over and above the fair value of consideration over and above the fair value as per original conversion terms as per original conversion terms is considered as a return to preference shareholders is considered as a return to preference shareholders and deducted while computing earnings. Next paragraph, in the given case the excess payment made is rupees 1. The excess payment made is rupees 1 brackets rupees 12 minus rupees 11 for 1 lakh shares. For 1 lakh shares. लिखो, कंक्लूड करो. therefore rupees 1 lakh will be deducted rupees 1 lakh will be deducted from earnings while calculating EPS. ठीक है, we'll stop for today.